इतनी इंटेलिजेंसी थी उसके पास कि वो ना पुरानी बात पर समय खराब किए बगैर नई बात पर ध्यान देता। बॉस को पता था झूठ बोल रहा हूँ तो भी बहुत सीरियस होता क्या हुआ उसको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और ये मशीनरी है, मेरा पिछले महीने स्कूटर खराब हो गया था, इंजन सील हो गया था, 1800 रुपए लगे। तो बड़ा खुश नसीब है कि तेरा कल खराब ही हुआ, अब तेरी कोई गलती नहीं, इसके अंदर तेरे को क्या बोलूं। चल कोई बात नहीं आया तो मीटिंग तो आज भी है। अब कल पे ही झगड़ा करोगे तो आज के लिए इन्वाइट कैसे करो। आज क्या मामला, आज आएंगे ना सर, आप बुलाए और मामला जाता ही नहीं था। क्यों नहीं आया? बीबी की तबीयत खराब हो गई। भाभी जी क्या हुआ? भाभी जी कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे भाई आज तेरे से प्यार हो गया, बाकी वो तो तेरे जैसा जो अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता है। वेरी गुड डिसीजन। बीबी की तबीयत खराब हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज नहीं, आज तो आएगा, आप बुलाएंगे और हम ना फाइनली क्यों नहीं आए? सर मेरी खुद की तबीयत खराब होगी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो कहीं नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज 15 दिन तक बहाने बनाए। ऐसे आदमी को मैंने मार दिया जो जीवन में कभी पैदा ही नहीं। एक दिन अंकल जी को मारा, एक दिन पड़ोसी को मारा, एक दिन समाज वाले को मारा, मारते पीटते काटते 15 दिन बाद इतना झूठ बोलने की वजह से मैं खुद घायल हूं। अब इतना परेशान हो गया कि है ना, मुझे ना सपने में भी बॉस आता। मैं जो ही सोता बॉस के साथ मीटिंग में चल बिजी हूँ, बीबी कहती क्या बिजी हो, तुम तो सो रहे हो। इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया मना करने की वजह से। साला मैं ना कहीं एकाग्र नहीं हो पाता। जैसे मैं जो ही काम करता एकदम कहीं से परछाई आती, मैं सोचता बॉस आ। इतना डर भय पैदा हो गया मेरे मन में। 15 दिन बाद मैं सिर्फ इसलिए गया कि पुरानी बातों का भांडाना फूट जाए। और मेरी काउंसलिंग मीटिंग में मेरे बॉस ने संडे के दिन बुलाया, और बुलाया भी ऐसे तरीके की से मैं बहाना नहीं बना पाया। उसने कहा आज तो तेरी बीबी भी ठीक ही होगी, स्कूटर भी ठीक ही चल रहा होगा, मेहमान तो भी आया, आज तो आएगा। मुझे समझ गया कि इसको संग का होगा। चलो यार आज चलते नहीं तो ये सारा भांडा ही फूट जाएगा। और मैं मीटिंग में 15 दिन बाद पहुंचा। अब 15 दिन बाद मैं पहुंचा। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार ये रोज अपने झूठ बोलने से अच्छा है क्लियर कट आज क्लियर कर देंगे बॉस को कि बॉस यार नाराज मत हो जाओ कि मेरे काम इस काम में इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं करूंगा, ये कहने के लिए गया। लेकिन अब इसकी भूमिका बनाने पड़ेगी, 2-4 कमियां निकालेंगे तभी तो बोलेंगे। तो अब चालू हुई काउंसलिंग मीटिंग, तब रही। बॉस 90 नंबर पर मेरे पास आया था। 9 आदमी जोड़े थे बॉस ने 15 दिन में, और 90 नंबर पर मेरे पास आया। उसने काउंसलिंग में मेरे से पूछा मुकेश तुम कुछ करते क्यों नहीं, 15 दिन हो गए तुम्हें ज्वाइनिंग को। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बॉस आपका बात कीजिए, मेरे सिर पर रखिए और कसम खाइए कि मैं जो बोलूंगा पूरा नहीं मानोगे और हमारे इंक्रीमेंट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा नहीं प्रॉब्लम बोल। मैंने कहा बॉस मैं नहीं करूंगा इसका। बॉस ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा सर सपने में आप ही आते। और क्या आता सपने में? मैंने कहा सर सपने में ही आता है कि आप ना आरसीएम करने के बाद पागल हो गए, अब आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। सपने में नौकरी से बाहर निकाल दिया। बीवी ने फटी हुई साड़ी पहन रखी, कॉटन की, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपकी हालत खराब हो गई है, गाड़ी बदले सब बिक गए आरसीएम करने की वजह से। अब आपके पास एक सेकेंड हैंड साइकिल बची है, साइकिल के पीछे आपने कपड़े की गांठ रखी है। अब सपने में ना मेरे आता है आप कपड़े की गांठ लेके गाँव जाते हैं और बोलते हैं कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो कपड़े। बहुत आश्चर्य से देख रहा हूँ, इतना खतरनाक सपना। मैंने कहा बोल देखो मैंने आपको पहले कहा पूरा मत मानना है सपना है। बॉस ने कहा कितनी मेहनत करता है सपने में। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, तू मेरे से पूछ लेता मैं क्यों कर रहा हूं। क्या समझता है अपने आप? तेरी औकात याद दिला तो है बीकॉम MBA मार्केटिंग। तेरी सैलरी 13,000, मेरी 17,000। तेरे वर्क का अनुभव 8 साल, मेरा 15 साल। उम्र से लगाकर एजुकेशन से लगाकर सक्सेस तक एक भी चीज बता दे जो मेरे से ज्यादा तेरी हो। इतनी मेहनत करने की बजाय तू मेरे से पूछ लेता क्यों कर रहा, तो मैं सही जवाब देता तेरे को। तेरे साथ जो है वो तो मेरे साथ भी है। मैंने कहा बॉस ये गलती हो गई मेरे से, आप प्लीज मुझे बताइए ये ऐसा अनोखा काम आप क्यों कर रहे हैं? सब कुछ सेटल जिंदगी आपकी, ये क्या कपड़े का कारोबार हो, फिर आप लाखों मीटर कपड़ा बेचने वाले हैं, 3 महीने कपड़े को लेकर कैसे घूमेंगे? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा सर।
बॉस ने कहा बताता हूँ। और फिर मेरे बॉस ने अंधाधुंध 2 बातें, और ये 2 बातें मेरे जीवन में कांटे की तरह चुभ गई। और फिर मुकेश कोठारी फॉर्म में आया, उसने अंगद की तरह 8 से में पैर जमाया, और 15 साल हो गए कोई हिला नहीं सका, और इस जीवन में कोई हिला नहीं पाई। और वो 2 बातें क्या बताई वो आज मैं बताने वाला हूं। मैंने आपसे वादा किया कि ये 2 बातें आज बताने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं इन 2 बातों को नीचे पढ़ेंगे? फर्स्ट, मुकेश अमीर बनने का क्या तरीका होता पता? मेरे मन में तरीके चलने लगे। मुझे रुपये पानी बनाना पड़ेगा, रिफाइनरी लगानी पड़ेगी, मोबाइल की कंपनी बनानी पड़ेगी। मैं ऐसे सोच रहा था, मैं सोच ही रहा था, तो फिर उसने बोला एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मैं आज बताता हूँ तुझे अमीर बनते कैसे हैं, और दुनिया में कोई भी अमीर बना है तो उसका प्रोसेस क्या है। मैं गौर से सुनने लगा, और उसने पहली लाइन में ऐसी बात बोली कि हिल गया मैं ऊपर से नीचे तक। उसने कहा दुनिया में अभी तक एक भी अमीर नहीं है जो खुद के दिमाग से अमीर बना। ये क्या बात बोली? दुनिया में अब तक एक सिंगल अमीर ऐसा नहीं है जो खुद के दिमाग से कभी अमीर बना। अमीर बनने का एक ही प्रोसेस है। आपसे ज्यादा दिमागदार आदमियों की आप अपनी लिए टीम बनाओ, और अपने उद्देश्य के लिए दिमाग वाले आदमियों से काम कराओ, और तभी आप अमीर बन सकते हैं। बाकी अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है। बताइए इसका क्या तरीका? उसने कहा देखिए धीरू भाई अंबानी 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर गए, और धीरू भाई अंबानी की एजुकेशन कितनी थी? 8वीं 10वीं पास, एग्जैक्ट 8वीं पास मान लीजिए। धीरू भाई अंबानी पैसे से बहुत प्यार था। छोटी एज में वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते थे, वो सोचते थे कि मैं आज कहीं थोड़ी दिहाड़ी करके थोड़ा पैसा कमाऊं। पैसों में बहुत इंटरेस्ट था। अहमदाबाद की कॉटन स्ट्रीट से लगाकर, कॉटन के बिजनेस से लगाकर पॉलिस्टर तक के बिजनेस विदेशों से आता था। वहां नौकरी करते करते उन्होंने सिंपल ट्रेडिंग करना चालू कर दी। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि अगर विदेश जाओ तो ज्यादा पैसा कमाओगे। तो नौकरी निकली कि 8वीं पास व्यक्ति अगर विदेश में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए नौकरी करना चाहता है तो वीजा अप्लाई करे। और उस समय उसको 400 रुपए मिलने लगे। जब इंडिया में मिलते थे ऐसे मजदूर को 50 रुपए, तब उसे 400 रुपए तो उन्होंने तुरंत वीजा का फॉर्म भरा और साउथ अफ्रीका में पेट्रोल भरने चले गए। वहां से पैसा कमा के आए, वैसा पैसा कमाकर वापस यहाँ पर जो कॉटन स्ट्रीट पर जो कारोबार में अहमदाबाद में था ना, वही कारोबार उन्होंने पैसे लगाकर ट्रेडिंग करना चालू किया और जीवन में पैसे इकट्ठा करना चालू किया। लेकिन उन्हें पहली बार पता था, अच्छी तरह से पता था कि मैं 8वीं पास आदमी, मेरे पास जितना ज्ञान और जितना दिमाग है उससे मैं कभी भी सीमाओं को नहीं तोड़ पाऊं। मेरे बिजनेस में मेरे से ज्यादा दिमागदार आदमी होने चाहिए। और उन्होंने क्या किया? अपने जीवन में बिजनेस में ऐसे लोगों को हायर करना चालू किया, क्योंकि पैसे उसके पास थे, दिमाग नहीं था। पैसे तो उसने इकट्ठे कर लिए, लेकिन अपने ही कारोबार के लिए अपने से ज्यादा दिमागदार आदमी को अपने टीम में हायर किया। धीरू भाई अंबानी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि इंडिया में करोड़पति बनना बहुत आसान है, बस वहां तक कोई सोच नहीं रहे। तो उनको इंटरव्यू में पूछा कैसे आसान है? वो कहे सर दिमागदार वाले आदमी चाहिए, और दिमाग वाले आदमी सरकार ढूंढ के देती है। मैंने कहा कैसे? वो कहा IIT का एग्जाम कौन लेती है? सरकार। पढ़ाती कौन है? सरकार। पास कौन करती है? सरकार। और रिजल्ट कौन बनाती है जिसमें पेपर पे लिखा रहता है नंबर 1 रैंकिंग किसकी? सरकार। यानी सरकार आपको आइडेंटिफाई करके देती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दिमागदार आदमी, तुझे केवल उसे प्राप्त करना है, यही प्रोसेस है। और जो तूने पैसा इकट्ठा किया उसे प्राप्त कर। तो धीरू भाई अंबानी ने जब छोटी मोटी कंपनी चालू की तो IIT इंजीनियर को हायर करने लगा। धीरू भाई अंबानी क्या करता था पता है? फोन का पता लगा के, लैंडलाइन का पता लगा के, डायरेक्ट जो नंबर 1 पर आता था मेरिट में उसका फोन नंबर लेके उसको डायरेक्ट फोन लगाता था और कहता सर मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्रीज का मैं मालिक हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट करना चालू कर रहा हूँ, उसमें मुझे आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्तियों की जरूरत है, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? इसके लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैंने 2 फ्लाइट के टिकट भेज दिए हैं, आप जो ही पीछे मुड़ेंगे आपके सामने एक आदमी खड़ा होगा, पूछा ही नहीं उससे पहले टिकट बनाकर उसके घर पर।
सर पहुंच जाना सुबह फ्लाइट से 11 बजे मैं आपको मिलूंगा। आपको कुछ नहीं बोलना है अपॉइंटमेंट धीरू भाई अंबानी, डायरेक्ट आप कंपनी में आना, सीधा आपको लेकर आएंगे वीआईपी ट्रीटमेंट। और कोई बात नहीं, आपको करना है तो करना, नहीं करना तो करना, आपको दोनों की मुलाकात करेंगे। आगे इंजीनियर वहां जाता, टाई वाई लगा के, सूट पहन के, ईगो से भरा हुआ, गवर्नर से भरा हुआ, नंबर 1 रैंकिंग, सारा कोई छोटा मोटा आदमी है क्या वीआईपी की तरह। पहले मन में सोच लेता कि साला अगर वो 1 लाख का ऑफर देगा तो मैं 2 लाख बोलूंगा, मैं तो टॉपर हूं। वो पहुंच जाता टाई वाई लगा के, धीरू भाई अंबानी उसकी शकल देखता है, सर हाँ सर पूछिए कुछ, उसे बोलता हाँ सर पूछिए कुछ। तो धीरू भाई अंबानी कहता क्या पूछूं, तेरे से मैं क्या पूछूं, तू IIT का टॉपर, मैं 8वीं क्लास, तेरे से 1% भी ज्ञान मेरे पास नहीं है। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, कितना लेगा, कितना लेगा। 1 लाख की औकात थी, लेकिन सोच के आया था 2 बोलेगा ताकि 1.5 में फाइनल हो जाए। सर 2 लाख से कम नहीं लूंगा। तो धीरू भाई अंबानी मुस्कुराता था, हमारी कंपनी 5 लाख से कम तो देती ही नहीं। दिमाग ब्लॉक, पूरे दिमाग को ब्लॉक कर दिया उसने। उसे बता दिया आपको ब्लॉक करके कि अगर बाहर जाएगा बिक जाएगा, क्योंकि तेरी सही कीमत मैंने लगाई है। अब वो दिमाग कहता सर क्या करना है, ठीक है सुबह 10 बजे आओ, बताते हैं। सुबह 10 बजे तैयार होकर IIT इंजीनियर धीरू भाई अंबानी के टेबल के सामने, यस सर। और अब तो एम्प्लॉय है, पहले बैठ गया था लेकिन अब यस सर क्या करना है। धीरू भाई अंबानी कहता था मुझे क्या पता क्या करना है, तेरे को 2 लाख दिए हैं, 200 लाख कैसे आएंगे तुझे पता लगाना, नहीं तो लात मारूंगा। उसी दिमाग वाले को अपनी कंपनी में रखता था। वो दिमाग वाला आदमी ये ढूंढ कर आता था कि क्या क्या बिजनेस दुनिया में चल रहे हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं और किस तरह से करोड़ों रुपए कमाया जाता है। और धीरू भाई अंबानी हजारों दिमाग की टीम बनाकर 65,000 करोड़ के साम्राज्य पर पहुंच गया। क्योंकि आपके अंदर जो दिमाग है आप नहीं कर पाएंगे। आप अमीर बनने का एक तरीका है, आपसे ज्यादा आदमी आपकी टीम में आए। सिंपल, जाओ यहां से, बन जाओ धीरू भाई। आसान नहीं है, एक जीवन कुर्बान करना पड़ता है, वो भी सर्टेन फॉर्मूला नहीं कि होंगे कि न होंगे। तरीका बताया मैंने, सब लोग होंगे पता नहीं, क्योंकि बीच में कोई ना कोई गलती करेगा, पिक्चर होगा ही। और दूसरा तरीका है बिना रिस्क का, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब मेरी अपलाइन ने मेरे बात करना चालू किया। डायरेक्ट सेलिंग जानते हो क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि अगर आप पहले आ गए तो उसके बाद आपकी टीम जो बनेगी उसके अंदर चाहे कितना भी दिमागदार आदमी है वो तुम्हारी टीम में आएगा। ऊपर जाने का कोई रास्ता बना ही नहीं है, उसे नीचे ही काम करना। मुकेश कोठारी सिंपल बीकॉम, उदयवीर सिंह एडवोकेट इन यूपी हाई कोर्ट है, तो हमारे नीचे क्या हो गया? अरे दिमाग इनका ज्यादा है हमारे नीचे, हमारी सफलता को कौन रोक पाएगा? स्वामी जी चिल्ला रहे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे नीचे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हेलो मिस्टर श्री चौधरी द मैथमेटिक्स लेक्चरर हमारे नीचे, अवधेश मालदा सीनियर टीटी हमारे नीचे, DRM बिलासपुर हमारे नीचे, इंजीनियर डॉक्टर चार्टेड कई लोग हमारे नीचे हैं। और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे से ज्यादा दिमागदार आदमी हमारे नीचे है। और हमारे नीचे है तो कोई रोक नहीं सकता। 90% लोग तो डिसीजन नहीं ले पाते, जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं, तब तक तो 50 तुम्हारे नीचे आ जाए। तुम 1 सेकंड लगाओगे, 1 सेकंड में कितने चक्कर घूम जाएंगे तुम्हें पता नहीं, एक निर्णय से कितने आएंगे। मैंने तुरंत काम किया, सर मुझे काम करना आज से। सारे लोग सोच रहे थे सर ना अभी इतना जल्दी मत बोलो, सोचकर बताएंगे। वो सोचकर बताएंगे, सब हमारे नीचे काम कर रहे हैं, क्योंकि सोचकर बताएंगे। हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें पता जाने का रास्ता ही नहीं बना। रास्ता तो दिमाग नहीं कहा जाने का, तो है सोचना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में तो हमारी हवा निकल, एक भी प्रश्न हमारे दिमाग में उसके बाद कभी लाइफ में आया? बताओ दूसरा क्या? कितने लोग तैयार? हाथ रखें। दोनों